सरकार के निर्देशों का पालन करें। जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। हमेशा भीड़ वाली जगहों में मास्क पहने और सुरक्षित रहिए। कोरोना से लड़ाई में आपके साथ है सोहम। नमस्कार। सोहम चैनल के कोरोना से डरोना कार्यक्रम में मैं दीपक अंतानी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम हर रोज, आज 51वां एपिसोड है, हम हर रोज अलग अलग क्षेत्र के महानुभावों को आमंत्रित करते हैं और उनके क्षेत्र में कोरोना के साथ का जंग वो किस तरह से लड़ रहे हैं, इस बारे में बातचीत करते हैं। ये कार्यक्रम, ये चैनल जहां पर नहीं दिख रही है, वो लोग www.transmediaindia.com पर इसे देख सकते हैं और या तो हमारे फेसबुक पेज ट्रांसमीडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड का है, वहां पर जाकर देख सकते हैं, या फिर सोहम टीवी का फेसबुक पेज है, वहां पर भी अभी ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, वहां पर देख सकते हैं। आज के हमारे अतिथि हैं वर्षाबेन मोहिते, जो कि 10 साल से कॉरपोरेट में काम करती है, पर प्राणियों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्होंने प्राणियों के साथ बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में रस जगाया और उसमें वो काफी काम कर रही है और 1 साल से वो स्पिरिचुअल हीलिंग में भी काम कर रही है। वर्षा जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच। आज के हमारे दूसरे अतिथि हैं राष्ट्र के श्रेष्ठ गांव, स्मार्ट गांव पूसरी, गुजरात के माजी सरपंच हिमांशु भाई, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सम्मानित किया है उनके इस कार्य के लिए, और श्रेष्ठ सरपंच होने के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये 36 साल के युवा हिमांशु भाई को भारत सरकार ने 1000 स्मार्ट विलेज और स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाने की जिम्मेवारी दी है और हाल ही में फरवरी महीने में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने हिमांशु भाई को सम्मानित किया है। हमारा सद्भाग्य है कि आज हिमांशु भाई हमारे साथ उपस्थित है। हिमांशु भाई, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। आज के हमारे तीसरे अतिथि है श्री अजीत भाई वाढेर, जो कि ग्लोबल ग्राम फाउंडेशन के स्थानीय स्थापक और डायरेक्टर है और भारतीय जनता युवा मंच के मीडिया सेल के कन्वीनर है। खिरासरा गांव की मानस प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ट्रस्टी भी है, बिजनेसमैन है, समाज सेवक है। अजीत भाई वाढेर, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई आपका कि आज इस मंच के द्वारा हम लोगों के साथ ये कोरोना के काल में संपर्क करेंगे और जो विविध फील्ड से आपने हम सभी लोगों को आमंत्रित किया है, तो लोगों के साथ हम ये शेयर भी करेंगे कि क्या हम लोग कोरोना के काल में कर रहे हैं। करेक्ट। कोरोना काल में वैसे तो पूरा विश्व उसका असर हुआ है, अलग अलग क्षेत्र में असर हुआ है, पर भारत तो एक गांवों से बना हुआ देश है और हमारे सद्भाग्य से गांवों में बहुत ही कम संक्रमण कोरोना का हुआ है और इसका कारण है हमारे गांव के लोग और गांव के सरपंच काफी जागृत है और गांव का वातावरण तो प्रदूषित नहीं है, स्वस्थ है, उनका खाना भी ऐसा है, ये भी एक कारण हो सकता है। आज हमारे साथ हिमांशु भाई, जो कि आदर्श गांव के युवा सरपंच रह चुके हैं। हिमांशु भाई, आदर्श गांव या स्मार्ट विलेज किसको कहते हैं और आपको पूसरी गांव के सरपंच थे तब ये ख्याल कैसे आया? हिमांशु भाई। दीपक भाई, पहले तो गांव, मैं मानता हूँ कि स्मार्ट बने उससे पहले गांव आदर्श बनना बहुत जरूरी है और ये स्मार्ट और आदर्श की क्या परिभाषा है वो समझना भी उतना जरूरी है। जितना फर्क इंडिया और भारत में है, बस उतना ही फर्क स्मार्ट और आदर्श गांव में है। करेक्ट। गांव जब आदर्श बनेगा तो गांव अपने आप में स्मार्ट विलेज बनने ही वाला है। अब समझना है कि किसे स्मार्ट कहेंगे, किसे आदर्श कहेंगे, किसे डिजिटल विलेज कहेंगे, बहुत अलग अलग वर्ड्स उपयोग होते हैं।
स्मार्ट शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि हर घर में शूट बूट टाई पहन के कोई व्यक्ति निकले, हर घर में ऑडी गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हो, तो उसे हम स्मार्ट सिटी या स्मार्ट शहर बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्ट आदर्श विलेज की परिभाषा बहुत अलग है। जिस गांव में लोगों को वो शहर की सारी फैसिलिटी मिले। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि आत्मा गांव की, सुविधा शहर की। हमें गांव के कल्चर को गांव से नहीं बदलना है, और उस गांव में वो सारी अर्बन फैसिलिटी लानी है, ताकि जो माइग्रेशन वाले जो इश्यू है वो वहां से रुक के, और एक अच्छा गांव जहां पर लोगों को अच्छा पानी मिले, अच्छी ड्रेनेज लाइन हो, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी आरोग्य की सुविधा मिले, और ये सारी सरकार की योजना से मिले। एक या दो गांव एनआरआई फंडिंग या कॉर्पोरेट फंडिंग सीएसआर से हो जाएंगे, कोई लोगों के चंदे से, उसे नहीं, सिर्फ सरकार की योजनाओं की यूटिलाइज करते हुए हमें गांव को एक आदर्श विलेज बनाना है। जिस गांव में क्राइम रेट 0 है, जिस गांव में माल न्यूट्रिशन 0 हो, जिस गांव में 100% वैक्सीनेशन हो, जिस गांव में इन्फर मोर्टालिटी, मदर मोर्टालिटी 0 हो, इन चीजों को गांव में हमें लेके आना है। और एक कोरोना काल में जो काम गांव ने किया है वो अनबिलीवेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि शहर में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो सजागता बढ़ी है, और मैं बार बार जितने भी मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें हर चीज का मैंने जिक्र किया है कि शादी से पहले गांव के लड़कों को पूछा जाता था कि शहर में घर है कि नहीं है। आज अब टाइम बदला है, अब पूछा जाएगा कि गांव में भी अपना घर है कि नहीं है, ताकि कोरोना से शहर से भाग के गांव में रुकने की हमें जगह मिल जाए। तो गांव क्या है, जो गांधी बापू के टाइम से बापू कहते थे कि असली भारत देखना है तो ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ। तो गांव क्या है, गांव कैसे बना है, वो गांव की वो सारी परिभाषा मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से कोरोना ने दिखाई है कि गांव क्या होता है। करेक्ट। अजीत भाई, आप ग्लोबल ग्राम फाउंडेशन की आपने स्थापना की है, उसके क्या उद्देश्य है, क्या काम करते हैं आप? बेसिकली जो ग्लोबल ग्राम फाउंडेशन है, मैं आपको थोड़ा उसका बैकग्राउंड से बताना चाहूंगा कि मैं जब गुजरात यूनिवर्सिटी में सेनेट मेंबर भी रह चुका हूं, और हम लोग स्टूडेंट लीडरशिप करते थे, तो उस समय से जो हमारे दोस्त थे, जो काफी 10 साल पुराने दोस्त थे, जो आज कहीं ब्यूरोक्रेसी में है, कहीं जर्नलिज्म में है, कुछ दोस्त है कॉर्पोरेट में है, कुछ अपना बिजनेस चला रहे, तो हम लोग जब मिलते रहते हैं तो एक सोशल इनिशिएटिव या सोशल भावना तो भारतीय मूल में हर भारतीय के अंदर होती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि परोपकार की भावना वो हर भारतीय में होती है। तो ऐसा डिस्कशन कुछ 2-3 सालों से हम लोगों के बीच में ये शुरू हुआ था कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जिससे हम देश को हेल्पफुल हो सके, ऐसी कुछ एक्टिविटीज शुरू की जाए। तो इस जो ये प्रोसेस एक चल रही थी, उसमें पिछले 6-7-8 महीने से हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई, बातें अब हम काफी समय से कर रहे हैं, हमें एक इनिशिएटिव लेना है कि संस्था ऐसी बनाई जाए, हम सब लोग मिलकर कुछ काम करें। तो लेकिन वो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में काम किया जाए, काफी जैसे लोग हैं एनिमल उसमें काम करते हैं, कुछ एनवायरमेंट में काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं एजुकेशन में काम करते हैं। तो हमने वो अब टॉपिक हमें सिलेक्ट करना था कि जिसमें काम किया जा सके। तो बहुत ही डिस्कशंस और बहुत चीजों के बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अगर जो छूट जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो पीछे जो तबक्का रह जा रहा है वो है ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या किया जाए, तो हर कोई अपने ये सोच रहे थे कि हम सर्वे करें कि भाई क्यों ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पीछे सट रहा है। तो उसके लिए हम काफी लोगों से मिले, तो जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स से मिले, कुछ बड़े रिपोर्टर्स से मिले और उनसे जानने की कोशिश की, काफी सरपंचों से मिलके उनसे पूछा कि आपकी समस्या क्या है। तो बेसिकली मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक दो जो मैं इस चीजों के लिए मिला था, तो उसके आपसे बताऊंगा कि मैं अपने हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनसे एक बार मेरा मिलना हुआ किसी दूसरे विषय में। तो मैंने उनसे डिस्कशन किया कि साहब ये अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का और वो सब चल रहा है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने बड़े ही डिटेल में और बहुत बढ़िया से मुझे वो चीजें समझाई कि भाई सरकार बहुत कुछ प्रयत्न कर रही है कि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े। क्योंकि आप देखिए कि पिछले 2-3 दशक से जो रोग और जो बीमारियां हमारे देश में बढ़ी है, उसका कारण यही है कि जो खाने में मिलावट होती है, जो दवाई और जो बीज में केमिकल्स डाले जाते हैं, तो उसके वजह से ये सारे इश्यूज
खड़े हुए हैं। तो उसको सुधारने के लिए अभी केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छी सी और बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए योजनाएं बनाई है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, तो दिक्कत ये होती है कि लोग डरते हैं और लोग सामने नहीं आ पाते हैं कि भाई किस तरह से इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को किया जाए। तो दूसरा एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने कहा कि भाई हम खेत जो किसानों की, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो पहले ही आके ये वादा किया था कि हम किसानों की जो आय है वो दुगना करेंगे। तो उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैसे एफपीओ को प्रमोट हम कर रहे हैं, तो जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है वही मिलके अपनी प्रोडक्ट को फाइनल जो पोजीशन है वहां तक पहुंचा के फिर सेल आउट करे, जिससे कि डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर तक उसको पहुंचाया जाए। और मैं एग्जांपल में देता हूं कि जैसे मूंगफली होती है, तो अभी क्या होता है, किसान अपनी मूंगफली को किसी व्यापारी को बेच देते हैं, तो उस मूंगफली को फोला ये किया जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उसका कुछ प्रोसेसिंग होता है, ऑयल निकाला जाता है, या तो बीज को डायरेक्टली वो जो व्यापारी है वो दूसरे व्यापारी को भेजेगा, तीसरे को भेजेगा, इस तरह से फिर वो कंपनी में जाएगा, पैकेजिंग होगा और कंज्यूमर तक जाएगा। तो क्या होता है कि 5, 7, 8 लोगों के पास घूमते घूमते जब ये जाएगा तो महंगा भी हो जाएगा कंज्यूमर के लिए, और किसान क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसको उसका सही दाम भी नहीं मिलता है। तो अगर एफपीओ का डेवलपमेंट होता है तो क्या होगा कि वो किसान जो है वो वही उस मूंगफली का फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि हम वो खारी सिंग जो खाते हैं, सिंग खाते हैं, नहीं तो जो काफी कैडबरी चॉकलेट्स में भी ये स्नीकर्स वगैरह ऐसी चॉकलेट्स में भी डाला जाता है, तो ऐसी चीजें गांव में भी ऐसी यूनिट्स बन सकते हैं जो अपना एक प्रोडक्ट बना के उसको फाइनल इसमें बेचे। तो ये सब भी चीजें हो सकती है। वो सारी चीजों का हमारा डिस्कशन रूपाला साहब के साथ हुआ था। उसके बाद हम काफी कृषि विभाग के जो अधिकारी है उनसे भी मिले, तो उसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो एक अधिकारी थे, उन्होंने मुझे बहुत ही बाखूबी से क्या बोला कि भाई देखिए, सरकार के पास यूनिट कौन है, अगर हम लोग गांव के लिए कुछ योजना लेके सरकार आई है और वो योजना गांव तक पहुंचानी है, गांव के लोगों को समझाना है, तो हमारा यूनिट कौन है? हमारा यूनिट है सरपंच, क्योंकि उस गांव ने तय करके भेजा है कि ये सरपंच हमारा नेता है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम सरपंच को बुला के उनको समझाएंगे। हमें तो नहीं पता कि उस गांव में कौन समझ सकता है, कौन उसको इम्प्लीमेंट करवा सकता है, कौन दूसरों को समझा सकता है। हमें तो यही पता है कि उस गांव का लीडर सरपंच है, तो हम सरपंच को बुला के ये समझाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि गांव में जो पिछले कई दशकों से जातिवाद के जो बीज डाले गए हैं, तो उसकी वजह से दूसरे कुछ रिजर्वेशंस भी एक इश्यू है। दूसरा ये होता है कि जो जैसे कि महिला रिजर्वेशन है, तो आजकल हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि जो सरपंच, पुराने सरपंच थे, उन्हीं की बीवी को उन्होंने सरपंच बना दिया। अब उनका वो मोटिव भी नहीं होता है, इंटेंशन भी नहीं होता है, तो जैसे कि पपेट सरपंच बना के ये कर दिया गया। तो सरकार ने ये जो रखा है इसलिए कि महिला सशक्तिकरण हो पाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि इस तरह से आता है। तो अधिकारी ने बहुत ही बेबाकी से मुझे कहा कि देखिए, हम सरपंच को जब बुलाते हैं तो हमारी फेलियर ये हो जाती है कि हम जब वो चीज कोई चीज हम नीचे उनको फॉरवर्ड करते हैं तो नियरली 70% जो सरपंच है उसके लिए ये समझ पाना ही मुश्किल होता है वो इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे। तो एक ये बात है। दूसरी, हमने कुछ सरपंच से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे ये इस तरह से जब मीटिंग्स होती है तो प्रोफेशनल वे से हमको जैसे प्रेजेंटेशन जैसे देते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो ये भी डिफरेंस है, क्योंकि अधिकारी जब समझाएगा तो वो एक प्रोफेशनल वे से समझाएगा, तो सरपंच की भाषा में उसे नहीं समझाया जा पाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है उसको ऐसा अल्टर, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली दे आर नीडिंग ए ब्रिज बिटवीन देम। तो ऐसा एक ब्रिज की जरूरत है कि जो सरपंच अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है उसको उसकी लैंग्वेज में वो चीज लाई जा सके, उसे मोटिवेट भी किया जा सके, उसे समझाया भी जा सके। तो ऐसा एक संगठन हमने ये फाइंड किया कि ऐसा एक संगठन बनाया जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करेगा, ग्रामीण क्षेत्र में सरपंचों को हेल्प करेगा। दूसरी बात, कभी कभार क्या होती है कि जैसे गांव में क्या होता है कि सरपंच तो बन गए, 51% वोट से मान लीजिए सरपंच बन गए, अब 49% लोग हैं वो उसके विरोधी है, वो उसका नहीं मानेंगे। मान लीजिए कि सरपंच ने इनिशिएटिव लिया कि गांव को क्लीन करना है, तो 51 उसके साथ है, 41 बोल रहे कि नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि एक जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और अल्टीमेटली काम नहीं हो पाता है। अब क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र को हमने ये फाइंड किया काफी रिसर्च के बाद कि अगर किसी गांव का विकास करना है
तो बहुत ही जरूरी ये चीज हो जाती है कि ना सिर्फ कि एक समझदार सरपंच और सरपंच की एक्टिविटी सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ग्राम सभा को इम्पोर्टेंट देना होगा। हर डिसीजन जो भले ही वो डिसीजन सरपंच ले रहा है, लेकिन उसे वो ग्राम सभा में ले जाके हर लोगों को कन्विंस करके, लोगों को साथ लेके वो डिसीजन में उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। सरपंच की स्ट्रेंथ बढ़े और गांव के लोग भी साथ में जुड़े। हाँ, तो एक क्या होता है कि एक जो संघ भावना होती है, संगठन की भावना होती है, उससे जब काम होगा तभी सही मायने में डेवलपमेंट हो पाएगा। अभी क्या देखिए कि काफी दूसरी एक ये है कि जो मेंटल जो थिंकिंग है ग्रामीण क्षेत्र में, उसका भी काफी डिग्रेडेशन हुआ है। हो सकता है कि उसके कई कारण होंगे, लेकिन आप देखिए कि अभी जो लेबर वर्क जो ये है, लेबर जो है, तो हमने प्रैक्टिकली, ये ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही हमने प्रैक्टिकली देखा है, हमने प्रैक्टिकली सुना है, और काफी लोग लेबर क्लास के भी लोग कहते हैं कि भाई हमारे कुछ लोग मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बस ऐसे ही मनरेगा का लाभ ले लेना है, किसी योजना का लाभ ले लेना है, कहां से लाभ ले लिया जाए, काम नहीं करना है। अब सोचिए एक परिवार है जिसमें एक आदमी काम करता है, 10 आदमी बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, तो उस परिवार का डेवलपमेंट नहीं होगा। हम जो डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप के जो कंट्रीज है, तो पूरा देश मिलकर काम करता है। वहां के जेंट्स काम करते हैं, लेडीज काम करते हैं, और बच्चे भी इवन 18 जब वो 18 प्लस हो जाते हैं तो उसको मदर पेरेंट्स उसको बोल देते हैं कि भाई पॉकेट मनी अपने आप कमाओ। जब पूरा देश मिलके काम कर, पूरा परिवार मिलके काम करेगा, तभी वो परिवार आगे बढ़ेगा। उसी तरह से देश में भी सबको काम करना पड़ेगा। बरोबर है। तो एक ये भी जो योजनाओं से ले लेना, उसी पे आधार रखना, उससे भी बाहर निकलना होगा। जैसे इस कोरोना काल में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने सूत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का सबसे बेसिक मोटिव तो ये होगा कि इंसान को खुद को अपना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी जाके पूरा देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो गांव के हर लोगों को भी ये सोचना है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें अगर रोजगारी मिल रही, गांव में ये दिक्कत है कि आप 350-400 रुपया अगर वो मजदूरी देते हो तो करने कोई नहीं आता है, लेकिन आप देखोगे कि चौराहे पर काफी लोग ऐसे ही बैठे, काम नहीं करना है। तो ये नहीं चलेगा। हमें सबको मिलकर जितना भी काम हो पाता है, हमें देश के लिए काम करना है। मान लीजिए हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देश के लिए काम करना है। और जितना वो देश तो आपके पास से ले तो नहीं जा रहा है, वो आप ही को मिल रहा है। आपकी इनकम अगर बढ़ती है तो आपकी लाइफस्टाइल भी सुधरेगी, काफी सुधार आएगा। तो ये सारी चीजें गाँव में जाकर, उनको रूट में जाके हर लोगों को कैसे समझाया जा सके, उसके लिए हम लोगों ने ये ग्लोबल ग्राउंड फाउंडेशन का गठन किया है। बहुत ही अच्छा उद्देश्य है कि गांव को और गांव के सरपंच को उसकी ताकत बनकर, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए और गांव के मैक्सिमम लोगों को अंदर गांव के विकास में इन्वॉल्व करना, ये बहुत ही अच्छा आपका उद्देश्य है। और हम जब कोरोना की बात करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि ये कुदरत ने रिवाइव होने के लिए ये सब किया है। हम लोगों ने कुदरत को और प्राणियों को काफी अन्याय किया है, इसलिए ये सब हो रहा है और वो सब भी रिवाइव हो रहा है। गांव के लोग भी प्राणियों के साथ, कुदरत के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ के किसानों का काम और गांव लोगों का काम उस प्रकार का है। मैं वर्षा जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्राणी से कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपको ये विचार कैसे आया, आप जो करते हैं वो, वर्षा जी? सर, जब बचपन से ही मुझे एनिमल्स पसंद थे, स्पेसिफिकली डॉग्स। हमेशा से चाहती थी कि कोई डॉग रहे घर में, हमेशा बचपन से वो एक था। तो जब मेरे घर पे जब मेरा डॉग आया, आई स्टार्टेड थिंकिंग कि पापा इससे मैं कैसे कम्युनिकेट कर पाऊँ। फिजिकली तो मुझे पता है इसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, क्या है क्या नहीं, बट मुझे जानना था कि व्हाट, ये लिमिटेड नहीं था, मुझे लिमिटेशन में नहीं रहना था। तो इसकी वजह से आई वांटेड टू नो कि और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ अदर देन बिहेवियरल इशू या ये। तो जस्ट एक बार मैं ऐसी एक आर्टिकल से गो थ्रू कर रही थी, एंड आर्टिकल में देखा कि एनिमल कम्युनिकेशन जैसा कुछ तो होता है। Correct. तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि ये क्या है, मुझे तो नहीं पता, इतना टाइम तो मुझे कभी पता नहीं था। तो फिर वो गो थ्रू किया, फिर मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए, तो मुझे पता चला कि हम ऑलरेडी नेचर से कनेक्टेड होते हैं, बट हम भूल गए हैं कि कैसे कनेक्ट करना है वापस।
तो हमको ना जाके रीलर्न करना है, मतलब जो चीजें हमने, ह्यूमंस ना काफी कंडीशनड होते हैं, ह्यूमन माइंड काफी लॉजिकली सोचता है, काफी कंडीशनली सोचता है, तो वो कंडीशंस की वजह से हम भूल जाते हैं। आप देखोगे कि आदिवासी जो है या जो गांव के, जैसे आपने बताया, लोग काफी कनेक्टेड होते हैं एनिमल से, उनको पता होता है कि क्या एनिमल, मतलब जो अगर डॉग है या बैल है या गाय है, जो भी है, वो क्या कैसे रिएक्ट करेंगे, दे नो इट वेरी वेल दैट वे। हम भूल गए हैं, हम सिटी में रहते हैं, हमको काफी, और मोस्टली ना इंडियंस दे आर नॉट वेरी अकस्टम टू एनिमल्स, मतलब हम बहुत कम लोग हैं जिनको एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कैट्स हो गया, डॉग्स हो गए, या कोई भी बर्ड्स, क्योंकि अगर घर में 4 लोग होंगे तो 4 में से एक ही सदस्य होगा जिसको एनिमल पसंद होगा, बाकी के 3 लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। तो हम काफी ऐसे थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं टुवर्ड्स देम, तो हमको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि ऐसे सब भी होता है। तो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का है, बहुत लोग कम्युनिकेट करते हैं, बहुत लोग कनेक्टेड होते हैं। थोड़ा इंडिया में वी आर नॉट रियली वेरी अकस्टम टू दैट। तो जब मैंने लर्न किया तो आई गॉट टू नो कि ऐसे सब भी होता है, हम ऐसे भी, तो मैंने काफी सारे एनिमल्स से कनेक्ट किया, काफी सारे एनिमल्स, काफी सारे नेचर से कनेक्ट किया, ट्रीज से कनेक्ट किया, एंड दे आर सो सेंटिएंट, मतलब इतने they can understand the emotions that we go through, even they have that kind of emotions. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हमको सिर्फ वो लर्न करना है, तो काफी टेक्निक्स और प्रैक्टिस से होता है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक सबको ही लर्न करना चाहिए ताकि हम नेचर से ज्यादा कनेक्ट कर पाए, मोर ओवर देन एनिमल्स। इट इज मोर ओवर दैट यू कनेक्ट, किसी को बहुत पसंद है, बीचेस पसंद है, माउंटेन्स पसंद है, तो एक कनेक्शन बन जाता है वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, you know. So it is a verbal communication, मतलब mostly verbal. हाँ, so energy, so animals और nature as whole energy से connect करते हैं, ठीक है, they communicate with each other. जैसे एक tree होगा, that is a mother tree, and it will be connected to all the other trees surrounded to it. तो जब भी वाइल्ड फायर होता है ना, तो that one tree will give communication, like transmit the message to all the other trees in the forest. So it is connected through nature, through energy, through neurons. तो उन लोग verbal communication नहीं होता, जैसे हम as humans we have learned to verbally talk. So animals don't verbally discuss, but universal है कि हमको language समझ में आता है, हमारे thoughts change होते हैं, so we get a lot of messages through thoughts, और visually कुछ दिखे, या you know, you're smelling something, a lot of other factors you can use while talking to an animal or a plant for that matter. बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे घर में जो plants होते हैं, कोई negativity आती है घर में, तो they die, so they take on themselves. तो ऐसे बहुत बार है, तो so you can talk to your plants and you can talk to your animals in the house, if not animals at least plants से. तो this thing I think everyone should know and at least understand कि ऐसे चीज भी होता है करके. So you know, it's a beautiful thing. गांव के लोग तो काफी नेचर और एनिमल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं डे टू डे, तो उनके लिए ये जानना, अगर ये आर्ट सबको थोड़ा थोड़ा भी पता चले तो काफी फर्क पड़ सकता है. हाँ, मतलब हम एनिमल्स को काफी इससे देखते हैं ना कि यार कुत्ता ही तो है, मतलब बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्या बिल्ली है, कुत्ता ही तो है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम वो ज्यादा अपने से ज्यादा इवॉल्व है, हमसे ज्यादा इवॉल्व है, बस इतना ही कि हम उनका लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर पाते. यस, पाउलो कोएल्हो. हाँ, मैं वर्षा जी ने जो वो बता रही थी, तो उन्होंने बताया कि इंडिया में इतने सेंसिटिविटी नहीं है, विदेशों में है, तो मैं उसको आपका ओपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंसेंट मैं भी अपना रखना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा शायद आप गलत नहीं, लेकिन आपका ये हो सकता है आप विलेजेस में देखिए, विलेजेस में क्या होता है, काफी कनेक्शन एनिमल्स के साथ होता है, और इतना बाउंडिंग होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी घर के अंदर वो लोग गाय या भैंस उन्होंने पाला हुआ है, तो वो एक्वाइंट होता है किसी फैमिली के एक मेंबर से,
जब Correct. उनका दोहन करने जाते हैं ना, दूध निकालने, तो वो एक मेंबर अगर जाता है तब उसी को वो दोहन करने देते हैं, दूसरे मेंबर को नहीं देंगे। जी जी करेक्ट। वो कितना मजबूत बॉन्डिंग होता है कि अगर ये है तभी ये हो जाता है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि हाँ। जब सब गाय साथ में चारा कर रही होती है गांव में, तब उसका मालिक आता है और बोलता है भूरी, तो उसी की भूरी वो पूरी क्राउड में से उसका मुंह ऑफ करेगी और उसके पीछे चलने लगेगी। दूसरा आएगा, वो अपनी भूरी को बुलाएगा, भूरी, तो उसकी भूरी उसके पीछे जाएगी। वो अपने मालिक की आवाज को भी पहचानते हैं, ऐसा और मैंने भी देखा है। और दूसरा एक मैं दीपक भाई एक बताना चाहता हूँ कि जो हम बोलते हैं ना सेंसिटिविटी, कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी तो हमारी ही लॉस हुई है, एनिमल्स की तो अभी नहीं लॉस हुई है। मैंने कहीं पे बराबर बोला। हाँ, मैंने कहीं पे सुना था कि देखिए हम भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा देते हैं, ऐसे ही नहीं देते हैं। एक कहीं पे मैंने पढ़ा हुआ है कि गाय ऐसा प्राणी है कि जिसके अंदर वो क्षमता होती है कि जो उसका जो ग्वाल होता है ना, जो उसको उसकी संभाल रखता है, तो अगर गाय जो चारा खाती है, जब आप उसको खुले मैदान में उसको जब खाना खाने के लिए छोड़ देते हो, तो खुले मैदान में काफी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती है, वनस्पति में काफी जो मेडिसिनल क्वालिटीज भी होती है। तो गाय के पास वो कैपेसिटी होती है कि जब आप उसको छोड़ते हो, उसके जो खाना खाने के लिए भेजते हो, तो आपको सूंघ के वो देख लेती है कि इसके शरीर में किस चीज की डेफिशिएंसी है। तो वही चारा वो उस दिन खा के आएगी और उसकी क्वालिटीज उस दूध में होगी, तो वो आपको हील कर देगी। क्या बात। तो इसीलिए हम गाय को माता कहते हैं कि उसके पास वो कैपेसिटी है कि आज मेरे वो हमको भी वो अपना संतान मानती है कि भाई आज हमारे जो ये संतान है उसमें इस चीज की डेफिशिएंसी हो गई है। मान लीजिए कि उसका थोड़ा टाइडीनेस है, उसका जो एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो गया है, तो वो जब चारा खाने जाएगी तो वो अश्वगंधा का जैसे खा के आएगी, क्योंकि अश्वगंधा में वो क्वालिटी होती है कि आपके एनर्जी लेवल को हाई करती है, आपके मेंटल लेवल को बूस्ट करती है। तो वो दूध में आएगा और उसी से आपका जो बॉडीली जो ये होगा वो हीलिंग हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं हमने घुमाई है, एनिमल्स ने तो अभी उनका तो बरकरार है। फिर ये है कि भगवान ने जो हम एक भूल कर दी है कि हमको इतना ये दिमाग दे दिया है ना कि वो बहुत दौड़ता है। वो दौड़ने में जो अपनी मूल चीजें हैं वो भूल गया है कहीं ना कहीं। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली सर अजीत जी ने अभी जो बोला वो बहुत ही सही बोला कि एनिमल्स ना हमेशा एक पर्पस लेके आते हैं कोई भी ह्यूमंस की लाइफ में, भले ही वो गाय हो या घोड़ा हो या इवन गधे या व्हाटएवर जो भी है। जो इसीलिए जो विलेज में जिनके पास एनिमल्स होते हैं ना उनको थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट होती है उनसे, because they are so connected anyway, they work in the farm or anyway they are more connected to the ground, तो उनको ना सेंसिटिविटी वो जो आप बोल रहे हैं ना वो सही है। वो इसी बात से जुड़ता है जो आपने बोला कि कई बार प्लांट वो खुद मुरझा जाता है और वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेता है। मोस्टली तुलसी प्लांट्स के साथ होता है। तो जो पर्पस है तुलसी प्लांट का वो है, तो यू नो व्हेनेवर यू हैव अ तुलसी प्लांट, अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो यू नो इट विल जस्ट डाई, तो वो लेके चला जाता है। तो इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ बेसिकली, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यू नो। यस, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मुझे इंटरेस्ट है आदर्श गांव और आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट के बारे में जानने में। हिमांशु भाई, ये क्या प्रोजेक्ट है, अभी वर्तमान में वो कहाँ तक पहुंचे हैं? जैसे आपने बोला कि 1000 गांव बनाना है, तो वो कहाँ तक पहुंचा है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, और पर्टिकुलरली ये कोरोना में इस प्रकार के गांव होने से क्या लाभ है, ये सब मुझे जानना है थोड़ा ये प्रोजेक्ट के बारे में। हिमांशु भाई, देखिए इस आदर्श गांव योजना वैसे तो बहुत समय से चल रही योजना है, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने के बाद सांसद आदर्श गांव योजना करके एक योजना लॉन्च हुई, जिनमें हर एक MP MLA को एक गांव एडॉप्ट लेना है और उस गांव में फोकस करके काम करना है। क्या उस योजना से फायदा ये होगा, उस योजना को मैं मानता हूँ कि पूर्णतः सफल हुई ऐसा नहीं है, लेकिन जब एक गांव में फोकस होगा जहां पे गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है वहां पे इम्प्लीमेंट होगी, तो उस एक गांव से वाइब्रेशन आएगा और उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में उस एक हेल्दी कंपटीशन होगी। लेकिन गांव को स्मार्ट बनाना है, गांव को आदर्श बनाना है, उससे पहले सरपंच को स्मार्ट और आदर्श बनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्या
जिसको लीड लेके काम करना है, अगर वो ही स्मार्ट और आदर्श होगा तो गांव स्मार्ट और आदर्श बनेगा। तो इसके लिए मैंने 2014 से ही जब ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की, तब मैंने आइडेंटिफाई करके कुछ इलेक्टेड सरपंच, जो लोग बहुत वेल एजुकेटेड है, जिनको गांव की पॉलिटिक्स से कुछ पता नहीं है, फिर भी उन लोगों को गांव में गए, वो लोग चुनाव लड़े, और 19 स्टेट में 1000 यंग सरपंच अभी अलग अलग जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं हर 2-3 महीने हम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनकी मीटिंग्स होती है, योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उनके ऊपर काम हो रहा है। गुजरात में 100 सरपंच है, ऐसे 100, और हमने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन AMA के साथ हमारा ऑफिशियली टाई अप है, और AMA में हर 2 महीने सरपंच संवाद करके जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है स्टेट के ग्राम विकास डिपार्टमेंट के साथ रह के उन लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। और उस गांव में मेरा क्लियरली मानना है कि CSR NGO से कुछ 1, 2, 3, 4 गांव में काम हो जाएगा, लेकिन सरकार की जो स्कीम है, सरकार की जो मशीनरी है, उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ताकि वो अक्रॉस इंडिया के लेवल के ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो रही है। तो उनको कैसे हम मजबूत करें और इस सरपंच को आदर्श गांव में लेके आए। बहुत अच्छे गांव, आज आप यकीन मांगेंगे कि इंडिया में मेरे पास मोर देन 500 विलेज है, जिसको मैं बेस्ट विलेज बोल रहा हूँ, जो एकदम स्मार्ट विलेज, आदर्श विलेज में आ रहा है। लेकिन ये नंबर ऑफ बहुत कम है। पूरे देश में 6,55,000 पंचायतें काम गांव हैं, और 2,80,000 गांव है पूरे इंडिया में, और 2,80,000 गांव में से ये 500 या 1000 नंबर ऑफ बहुत कम है, जिनको हम इंक्रीज करके आने वाले दिनों में और भी जो MP MLA कर रहा है, हमारे साथ जुड़ के कर रहे हैं, इनको और आगे भी ले जा रहे हैं। सिमिलरली जो स्मार्ट आंगनवाड़ी है, मैं 2 साल से वेदांता ग्रुप कंपनी, जो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, और वेदांता CSR फंडिंग के अलावा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एवरी ईयर 100 करोड़ वो स्पेंड करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 करोड़ में से पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, नंदगर कॉल टू, जो स्मार्ट आंगनवाड़ी से नाम होगा, और डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है। और मैं इनका ऑल ओवर 4 या 5 स्टेट जो है मैं पूरा देख रहा हूँ, यूपी में देख रहा हूँ, उड़ीसा, राजस्थान, वो पूरा मैं देख रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट CSR से कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, और एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है जो परमानेंटली नहीं होती। हमने एक जो गांव है, हमने वाराणसी में 100 गांव में किया, जो जहाँ पे एक आंगनवाड़ी बने, बहुत अच्छा बिल्डिंग हो, जहाँ पे बच्चों के जो आंगनवाड़ी सेंटर में वहां पे LED लगे हुए, वॉल पेंटिंग हो, सोलर पैनल प्रूफ हो। 24 लाख के खर्च से एक आंगनवाड़ी स्ट्रक्चर पूरा तैयार करके हम विलेज लेवल पे हैंड ओवर करते हैं। जो स्मार्ट आंगनवाड़ी मूल उद्देश्य, ये नंदगर इनका नाम रखा हुआ है पूरा प्रोजेक्ट का, ताकि एक मूल से जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी जो सिटी में भी बोलते हैं नर्सरी, KG, वॉटेवर, जो भी कॉल कर लो, लेकिन गांव के लिए वो आंगनवाड़ी है। और वहां से ही बच्चा अगर हेल्दी हो, न्यूट्रिशन फ्री हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट में हमने नंदगर पैरेलली आदर्श गांव और नंदगर दोनों में काम कर रहे हो। फायदा इससे क्या होगा, स्पेशली कोरोना काल में आदर्श गांव बनने से क्या फायदा हुआ, वो बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा। और गांव में भी जो माइग्रेशन शहर की ओर हो रहा है, 2 प्रकार के 2 टाइप के माइग्रेशन दीपक भाई है। एक माइग्रेशन हो रहा है कि गांव डेवलप नहीं है, इसीलिए एक माइग्रेशन हो रहा है कि गांव में पानी नहीं है, गांव में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, चलो गांव छोड़ देते हैं, शहर में जाते हैं, कुछ कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई छोटी मोटी मजदूरी कर रहा है, तो अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी गांव में नहीं है। इससे जो माइग्रेशन हो रहा है वो डेंजरस है, वो बहुत खराब है। गांव डेवलप्ड होगा तो वो माइग्रेशन ऑटोमेटिकली रुकेगा। दूसरा माइग्रेशन हो रहा है एजुकेशन हाई होने की वजह से, वो माइग्रेशन हो रहा है। गांव में अगर 3 लड़के MBBS हुए, 3 लड़कियां MBBS हुई, तो सारे के अस्पताल गांव में नहीं चलने वाले, वो पूरी एक वास्तविकता है। किसी को अस्पताल शहर में जाके करना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली हायर एजुकेशन के बाद माइग्रेशन हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, वो माइग्रेशन होगा ही होगा, उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन उन लोगों का गांव के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए उन लोगों का बेनिफिट लेना चाहिए। मैं बहुत पूरे ब्रिक्स में अलग अलग प्रेजेंटेशन में, एक प्रेजेंटेशन डेनमार्क का था। डेनमार्क में इंटरेस्टिंग विषय था कि वहां पे स्लीपर विलेज कॉन्सेप्ट है। अगर गांव में डेनमार्क ने सिलेक्टेड विलेज को स्लीपर विलेज घोषित किया है,
अगर मैं पूसरी से अहमदाबाद आ रहा हूँ, सपोज ऑफ डेनमार्क में, अहमदाबाद में मुझे नाइट होल्ड करना है, तो मुझे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं आज शहर में रुकने वाला हूँ, मैं गांव में नहीं जाने वाला। और उसको स्पेशली स्लीपर विलेज ही बोला जाता है कि वो चाहे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है, उनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी बेस्ट है, तो वो गांव में आएगा, वापस गांव में जाएगा। क्या बात, शाम को वापस गांव में जाएगा। तो हमने भी इस गांव में चला है कि लोग ऐसे माइग्रेशन होता है, लेकिन 100 किलोमीटर तक अगर वो ट्रैवल करके वो आ सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, अपना बिजनेस करते हैं, तो भाई गांव में रुके। तो उस माइग्रेशन का भी हम गांव के डेवलपमेंट के लिए उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो हाईली एजुकेटेड है वो गांव में इसलिए नहीं आते कि गांव में हमारा कोई पूछता नहीं है, गांव में हमें क्रिटिसाइज करता है। गुजराती में कहेवाय ने कि બહુ ડાયો છે આને બહુ બુદ્ધિ પહોંચે છે, એટલે હવે ગામમાં આની શું જરૂર છે, હવે અમને બધી ખબર પડે છે, તું હવે બેસને સાનો માનો। એટલે इस प्रकार से जो बिहेवियर होता है, इसलिए बहुत अच्छे लोग अपने गांव में पॉलिटिकली और उस डर्टी चीज में इंटरफियर नहीं होते। हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया है। मेरे गांव से डॉक्टर दीपक पटेल जो न्यूरो सर्जन अहमदाबाद में बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे गांव से बिलोंग करते हैं। मैंने इस डेवलपमेंट की 2006 में शुरुआत करने के बाद दीपक पटेल को मैं गांव में लाया कि आइए गांव कितना अच्छा है, आप देखिए तो सही। तो ऐसे जो लोग हैं उसको भी गांव में आप ला सकते हैं और गांव के डेवलपमेंट की, तो हमने उस चीज में भी जोड़ा है। तो इस 2 प्रकार के माइग्रेशन में आप रोक के गांव में काम कर सकते हो। आत्मनिर्भर की मैं टॉपिक बीच में ले लूं कि गांव आत्मनिर्भर कैसे कर सकते हैं। अब आत्मनिर्भर यानी कि हर गांव में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज शुरू हो जाए, हर गांव में नई नई फैक्ट्रीज डाल दे, उसको आत्मनिर्भर बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। गांव में जो छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, आपका म्यूट हो गया सर। हाँ, आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, पूरे इंडिया के मुद्रा योजना के लार्जेस्ट बेनिफिशियरी मैंने यहाँ पे शुरू किए 2015 में। मुद्रा योजना यानी कि छोटे छोटे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, गांव में टेलरिंग का काम कर रहा है, गांव में लुहार का काम कर रहा है, गांव में मिट्टी के बर्तन का काम कर रहा है। आपका म्यूट हो गया सर, म्यूट हो गया सर आपका। हाँ, उनको फाइनेंशियली चीजों के साथ मुद्रा योजना के साथ जुड़ा 114 बेनिफिशियरी है जिनको हमने मुद्रा योजना का लाभ दिया। 3.5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी ऑफिशियली डेटा अनाउंसमेंट किया है, इन लार्जेस्ट बेनिफिशियरी, और 3 साल के बाद एनपीए 0 है। एक भी बेनिफिशियरी ऐसा नहीं है जिसके बैंक ने पैसे लिए और पैसे नहीं चुका है। कॉल टू आदर्श विलेज, ये आदर्श विलेज ही। क्या बात, यहाँ पे सर म्यूट हो गया आपका। हाँ। अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी जिम्मेदारी को समझते अपनी पार्टिसिपेंट उसमें रखे, इसको आदर्श विलेज बोलते हैं। और आत्मनिर्भर में भी ऐसे बहुत बहुत छोटे, हमने 1000 विलेज में एक लिस्ट आउट किया है कि हम 1000 विलेज में क्या क्या छोटे छोटे रॉ मटेरियल लाके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ कि हर एक गांव अपनी खुद की ग्राम पंचायत जीआईडीसी बनाए, नहीं कि सरकार की जीआई। गांव में टिफिन लेके जो बापू नगर में अहमदाबाद में मिलने साइकिल के ऊपर जो लेबर लोग जाते हैं, वो गांव के ही लोग गांव से ही अपने घर पे जाए। वो इंटरनली इस प्रकार से हमने फाइनेंशियली चीजों को भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये आत्मनिर्भर रियल में होती। क्या बात है। गांधी जी के सपनों का जो गांव का कंसेप्ट है कि गांव की चीजें गांव में ही रहे और गांव के लोग भी गांव में ही रहे। गांव का पानी गांव में रहना चाहिए, गांव की बात गांव में रहनी चाहिए, और गांव का रोजगार गांव में रहना चाहिए। ये 3 चीजों के ऊपर काम हो गया तो गांव स्मार्ट और आदर्श। क्या बात है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस यंग एज में। हाँ जी अजित भाई। इसमें एक मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे हिमांशु भाई ने कहा ना कि हर गांव में बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लग सकती, ये नहीं लग सकता है, तो ये सही है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं 1 साल पहले यूएस में एक वेकेशन टूर के लिए गया था, तो वहां पे एक मेरा दोस्त है, तो वो स्टोर्स चलाता है, मैनेज करता है, तो करीबन 13-14 स्टोर्स को मैनेज करता है। तो मैंने बोला कि भाई तू कुछ मुझे ऐसी चीज दिखा जो मुझे भारत में ना दिखती हो। तो मुझे बोला कि चल तो मैं दिखाता हूँ। तो मुझे अपने स्टोर के एक हिस्से में ले गया। तो उसने बोला कि तुझे भारत में इतनी वैरायटी की चॉकलेट्स नहीं मिलेगी। तो मैंने हार्डली गिना तो नहीं होगा, लेकिन हजारों नियरली 1000 चॉकलेट्स जो थी, ब्रांड की चॉकलेट्स थी वहां पे। तो मैंने उसको पूछा कि यार
ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अपने भारत में तो मान लीजिए कि 5 स्टार है, नहीं तो किटकैट है, नहीं तो ये है या वो है, 5-25 चॉकलेट्स है, तो आपको पता ही है कि ये चॉकलेट खानी है। अब इतनी चॉकलेट तो हम कैसे खाएंगे, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, कैसे होगा? तो उसने बोला कि देखो ये कैसे पॉसिबल हो, मैंने मतलब उसको पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी वैरायटी में चीजें यहाँ पे बनती है, और तो मैंने बोला कि ये तो सैंपल ही होगा, सब चलती तो नहीं होगी। उसने बोला कि नहीं, इसमें एक भी ऐसी वैरायटी नहीं है जो नहीं चलती है, और इंडिया में जो तुम बेस्ट चीजें खाते हो ना, उससे भी बेस्ट क्वालिटी की हर एक ये चीज है। तो मैंने बोला कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने मुझे बोला कि यहाँ आप जैसे इंडिया में कैसे है कि चॉकलेट अच्छी खानी है तो कौन सी, मतलब 5 स्टार खा लो, किटकैट खा लो, 2-3-4 कंपनियां हैं। फिर हमारे यहाँ भी चॉकलेट्स की वेराइटीज होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं होती है, तो हम उसको नहीं खाते। काफी नई नई चॉकलेट्स होती है, हम उसको नहीं खाते क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो उसने बोला कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे काफी ऐसी चॉकलेट्स है जो हैंडमेड है, हाउसमेड है, अपने घर में बैठ के उसको बनाते हैं, और उसका मार्केट कितना होता है, खाली 10 स्टोर, वो 11वें स्टोर तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो खाली 10 स्टोर तक का धंधा करते हो। और वो चॉकलेट किसी को खानी है ना, तो जब वहां से गुजरता है ना, तो वो उसको मतलब सिलेक्ट करता है कि अच्छा यहाँ से गए हो ना, तो ये होममेड जो चॉकलेट वहां पे होगी वो मेरे लिए लाना है। करेक्ट। वो फेमस इसलिए है। तो मैंने बोला कि लेकिन ये ऐसा किस तरह से हो पाता है? उसने बोला कि देखो हम लोग क्या है ना कि अमेरिका की कंपनी है, यहाँ की कंपनी है, तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। ये लोग क्या है कि बाहर की कंपनी को प्रायोरिटी देने के बजाय ये लोग ऐसा सोचते हैं होममेड है, हमारे यहाँ की मेड है, उसकी स्वदेशी जैसा कंसेप्ट हो गया कि जो हमारे गांव का है और हमारा है वही। वहाँ के जो फूड नॉर्म्स है वो ऐसे है कि आप जो खराब चीज तो बना के बेच ही नहीं सकते हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी तो हाइजीन तो उसकी है ही है, करेक्ट। बस उसका टेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसी को उसे मेंटेन करना है। करेक्ट। उसी चीज से जैसे हम हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बोला कि वोकल फॉर लोकल हमें बनना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें इन जो गांवों के अंदर जो होगा तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं होगी, और ऐसा नहीं होगा कि एक ब्रांड की जो जैसे मान लीजिए चिप्स है, वेफर्स जो हम खाते हैं, पोटैटो वेफर्स है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही कंपनी की चिप्स है वो पूरा देश खाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरा जूनागढ़ जिला है, तो वहां में कहीं पे जो ये मूंगफली बहुत होती है, तो वहां के मतलब सिंग है। सो लोकल प्रोडक्शन और लोकल मार्केट, स्थानिक प्रोडक्शन, स्थानिक मार्केट, और उसकी गुणवत्ता मेंटेन करना है, और लोगों में ये स्वदेशी और गांव में बने हुए माल या मटेरियल उत्पादन का प्रयोग करने का एक मैंने काफी लोगों से जो अपील भी, दीपक भाई, मैंने कुछ लोगों से अपील की कि भाई आप अपने गांव में क्यों नहीं ऐसा कुछ छोटा सा कारखाना बनाओ, आप छोटी अपनी ब्रांड बनाओ, भले ही आप पूरे हिंदुस्तान में ना बेचो, 2 जिलों में आपकी फेमस हो जाए। बोले कि नहीं चलती है, हमारी नहीं चलेगी, एडवर्टाइजिंग की जरूरत है। मैंने बोला भाई क्वालिटी जब आपकी चीज में होगी, आप सिर्फ कारखाना मत डालो, आप उसके साथ क्वालिटी भी ऐड करो, आप क्वालिटी को मेंटेन करो और फिर बनाओ, तो क्या होता है कि लोग, क्वालिटी होगी तो मार्केट तो मिलेगा ही मिलेगा, अपने आप मिलेगा। तो ये चीज भी हम लोगों को समझानी भी पड़ेगी, लोगों को समझनी पड़ेगी कि आप छोटी, भले आपकी एकदम छोटा सा कारखाना और छोटी सी चीज बनाते हो, लेकिन अगर आप क्वालिटी से कंसर्न हो तो आपको कोई एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है, कोई बड़े स्टार्स को लाने की, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और आपका मार्केटिंग तो माउथ मार्केटिंग होगा, जो वोकल इज लोकल वाला होगा, क्वालिटी ही आपका मार्केटिंग वही आपको चलाएगी। यस। वर्षा जी, प्राणियों के प्रति बहुत सारी ऐसी गैर मान्यता है। कई बार बोलते हैं कि कौवा बोला तो ऐसा होगा, बिल्ली ने क्रॉस किया तो ऐसा होगा, या सामने गाय मिल गई तो शुकन हो गए, शुकन अपशुकन, ऐसी मान्यताएं भी है। और इस कोरोना के दरमियान भी एक ऐसी ये मान्यता थी कि प्राणियों के द्वारा कोरोना का संक्रमण हो रहा है, तो लोग थोड़ा पेट्स को भी अवॉइड कर रहे थे। आपका क्या कहना है? क्या ये सब सही है या इसके कोई प्रमाण है? सर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिलहाल अभी तक जितना भी ये कोरोना वायरस जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन से फैलता है, इट इज नथिंग रिलेटेड टू द एनिमल। जो बैट्स का बोल रहे थे कि बिकॉज ऑफ समबडी इन चाइना बैट खाया एंड उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये सब भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि वहां से आया है। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस सार्स से रिलेटेड है, बट
उनका भी एक वायरस होता है, बट दैट ऑल्सो अफेक्ट्स ओनली एनिमल टू एनिमल, नॉट ह्यूमन टू एनिमल। ठीक है, सो दैट हैज नॉट कम टू अस येट, नथिंग हैज हैपेंड एट ऑल। और जो ये कोरोना वायरस अभी आया है वो इट इज ओनली बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स की वजह से। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हमने कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा ग्रांटेडली लिया था चीजों को, तो मे बी इट इज कमिंग बैक टू अस इन अ वे, क्योंकि एनिमल्स को तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। द ओनली पार्ट विच इज रॉन्ग दैट इज हैपनिंग इज अबैंडन कर रहे हैं लोग अपने पेट्स को, क्योंकि अवेयरनेस नहीं था इनिशियली। तो लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये वायरस कहाँ से आया है, कि ये यू नो कैट्स डॉग्स दे सकते हैं क्या, क्योंकि किसी किसी के घर में 2-2 3-3 4-4 कुत्ते बिल्लियां सब कुछ है। तो इसकी वजह से दे वर अबैंडनिंग देम, which was in a way wrong also। तो बहुत ज्यादा केसेस मार्च अप्रैल में ऑलमोस्ट बहुत सारे डॉग्स को अबैंडन किया था, बहुत सारे कैट्स को अबैंडन किया था। कैट्स तो फिर भी सरवाइव कर लेती हैं क्योंकि उनका इंस्टिंक्ट ही वैसा होता है, बट विथ पेट डॉग्स जो ब्रीड्स हैं, स्पेसिफिक ब्रीड्स जो होते हैं, उनको रास्ते पे या यू नो स्ट्रीट्स पे सरवाइव करना इज समथिंग नॉट पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि उनको वो इंस्टिंक्ट ही नहीं है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो उनको बहुत ज्यादा, तो एनजीओ के पास ना ये रेस्क्यू केसेस बहुत आ रहे थे कि इसने अबैंडन, ये यहाँ पे खो गया, ये वहां पे खो गया, यू नो। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा था। तो उसके बाद पीटा ने अपील किया कि ये ऐसा नहीं है, कि इट इज नॉट रियली कमिंग टू फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, इट इज ओनली ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट की वजह से ही हो रहा है। सो उसके बाद थोड़ा थोड़ा यू नो लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ा, एंड लेटर ऑन अभी थोड़ा सा दिस अबैंडनिंग इश्यूज आर नॉट हैपनिंग एनीवेयर इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा, तो प्लीज ऑडियंस जो भी देख रहे हैं, नथिंग इज कमिंग फ्रॉम द एनिमल, एवरीथिंग इज ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, और वो हमारा दुश्मन नहीं है। यू एनीथिंग, यस, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे मित्र है। दे आर नॉट गुड, उनके भी वायरसेस है बट they also don't affect us, और अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। तो it is just there but it has not outrage नहीं है, या नहीं फैला भी नहीं है कहीं पे। So please don't abandon your animals, I would say that। and कुछ नहीं हो रहा है, ना ही animals to animals हो रहा है, ना ही animals to human हो रहा है। जो भी है we have to take care of our own self। So please don't involve animals in all of this। I would definitely make an appeal to people for that। Yes, हिमांशु भाई, जैसे आपने बताया कि आत्मनिर्भर अभियान इस तरह से गांव-गांव में छोटे छोटे लोगों के साथ उसका फायदा मिल रहा है। अजीत भाई ने जैसे बताया कि हम स्वदेशी और मेक इन इंडिया का एक मूवमेंट चल रहा है, साथ में ही आदर्श गांव और आदर्श आंगनवाड़ी नंदगृह की बात चल रही है, उसका सब काम चल रहा है। तो ये सब प्रोजेक्ट पूरे हो जाने पर क्या भारत का भविष्य होगा, क्या होगा आगे, वो मुझे जानना है हिमांशु भाई। क्या है आगे का प्लानिंग? देखिए दीपक भाई, एक बात स्पष्ट रूप से है, जो आज से 70 साल पहले जो बापू ने भी कहा था कि सही भारत गांव में बसता है। मैं इस स्लोगन से बोलने से पहले बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ कि हम ये बोलने से पहले शहर के अगेंस्ट ऐसा नहीं है, लेकिन शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट लाना है तो अगर 2020 में अगर शहर में मेट्रो शुरू नहीं हो रही है तो 25 में तो मेट्रो हो ही जाएगी। लेकिन अगर गांव में कोई लीड लेके गांव के लिए काम नहीं करेगा तो गांव 2020 में जैसा है वैसा 25 में भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चीजें फर्क नहीं आएगी। तो ग्रामीण के प्रति फोकस इसीलिए है कि कोई भी लीड लेके गांव के लिए काम करे और गांव बेटर हो। और भारत का भविष्य जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में अभी विकास हो रहा है, जो मैं पूरे देश में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में मेरा प्रवास हुआ है, कि जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है जिस प्रकार से योजनाएं बन रही है, यकीन मानिए आज इस देश में 5000 की आबादी वाला गांव है, तो हर प्रति वर्ष एवरी ईयर 20 से 30 लाख अगर पंचायत गांव प्रपोजल नहीं बनाती फिर भी उसको 14 फाइनेंस कमीशन के तहत पैसे मिल रहे हैं एवरी ईयर। पैसे मिलते ही मिलते हैं। तो इस प्रकार से जैसे सारे लोग लगे हैं, तो आने वाले दिनों में भारत का भविष्य बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के प्रति अब भी जिस प्रकार से जिस फ्लो में काम होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ है, वो भी एक वास्तविकता है। लेकिन अब सारे लोग लगे हैं, तो कुछ 2, 5 साल 10 साल में, और आदर्श विलेज की कल्पना बहुत दूर की है,
ऐसा नहीं है कि गांव में अच्छे रोड बन गए, अच्छा गेट बन गया, अच्छी ड्रेनेज लाइन बन गई तो गांव आदर्श हो गया। अगर उस गांव में हर रोज 2-3 दिन में एक क्राइम रेट होता होगा तो उस आदर्श विलेज बहुत लंबा टिकेगा नहीं है। तो लोगों में भी आदर्शता जगानी है। तो ये सारा अगर डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे जो माइंडसेट चेंज होगा। मुझे बहुत बार जब मीडिया और डिबेट में किसी ने पूछा था कि सफाई अभियान कब खत्म होगा, तो ये क्या 2 साल में कब सफाई अभियान, जब नरेंद्र भाई ने शुरू किया तो उस समय मुझे एक डिबेट में पूछा गया था, तो मैंने बोला था कि जिस समय आप अपने डॉगी को लेके रास्ते पे निकलते हो और डॉगी अगर वहां पे यूरिन या टॉयलेट या कोई गंदा करता है तो अगर अपने रुमाल या ग्लोव्स पहन के उस डॉगी के टॉयलेट और यूरिन को साफ करके आप डस्टबिन में जब डालना सीख लेते हो तो मान लो कि सफाई अभियान तब पूर्ण होने की शुरुआत में है। तो आदर्श विलेज यानी कि हर घर हर गांव अपने आप में एक प्रकार से अलग इमेज बनाए, अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करे और अपनी जरूरियातों को गांव अपनी ओर से जब सींचना शुरू करेगा। लेकिन 5 या 10 साल में अब हमारे गांव में अब जितने भी पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र है, मैं मानता हूँ कि 6.5 लाख गांव में से हमारे पास नंबर ऑफ 2 या 3 लाख गांव ऐसे होंगे जो एक कैटेगरी हो गए। मैं एक बहुत शॉर्टली मैं आपको एक इन्फॉर्म कर लूं सारे दर्शकों को कि हम ग्रेडेशन के ऊपर जा रहे हैं। ABC 3 ग्रेड के गांव होने चाहिए। मैं तमिलनाडु के कोई गांव में गया हूँ तो उस गांव के नाम के साथ उस गांव का ग्रेड भी होगा। C ग्रेड का गांव है तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। B ग्रेड होगा तो मालूम पड़ेगा कि इस गांव में कुछ ठीक ठाक है लेकिन उसमें कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। कुछ गांव होंगे जो A कैटेगरी के होंगे जहाँ पे बेस्ट काम हुआ है, लेकिन हम क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को जोड़ेंगे कि A+ कैटेगरी होगी जिसमें गांव भी बेस्ट है और गांव की लीडरशिप भी बेस्ट है, उसको हम A+ कैटेगरी करेंगे। तो इस प्रकार से ग्रेडेशन फॉर्मेट के ऊपर भी हम आने वाले दिनों में जा रहे हैं। गुजरात में तो हमने ऑलरेडी पहली एक टूल के थ्रू बहुत सारे गांव ऐसे सर्वे किए हैं जिसमें हमने बहुत सारी CSR कंपनी को जोड़ा है, बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोगों को भी जोड़ा है। लेकिन ये सारा मिला के कुछ आने वाले दिशा में भारत का भविष्य और भारत के ग्रामीण क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है, उसमें दो राय नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात आपने की। आई वांट टू आस्क हिमांशु जी कि सर आप जब भी प्रोग्रेस का बात करते हैं तो एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर अवेयरनेस पर्पस आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि कोई भी चीजें अवेयरनेस तब होती है व्हेन यू आर लिटिल एडुकेटेड एंड लिटिल अंडरस्टैंडिंग होगा। तो सर उसका हर एक आई डोंट नो कि गांव में कितना तक एजुकेशन का रीच है, क्या है। सो आर यू आल्सो वर्किंग ऑन दैट एज वेल कि यू नो at least some level of education and awareness is given to the people of the village. Yes. So specifically ekdam backward we have a lot of backward villages also. log bahut zyada hi matlab they are not even they don't have any kind of awareness ya koi unka connection nahi hai kahin bhi, city nahi but otherwise also. तो ऐसे लोगों को मतलब क्या you know how is that awareness working? So I just wanted to ask. I'm sorry but out of curiosity. वर्षा जी मैं आपको बताऊं कि गुजरात में 18,000 गांव है और 13,555 पंचायतें गुजरात में हैं। जब ये एजुकेशन की बात चली, प्राइमरी एजुकेशन स्कूल में जब ड्रॉप आउट रेट होता था, आप मानेंगे नहीं, 2002 के पहले का मेरे पास डेटा है कि 30% ड्रॉप आउट रेट गुजरात में होता था। 30% ड्रॉप आउट रेट होता था। आज करीबन, मैं परफेक्ट डेटा में नहीं हूँ लेकिन 7,000 तो आज से 4-5 साल की बात है, उससे पहले 7,000 विलेजेस ऐसे थे जिसमें ड्रॉप आउट रेट 0 हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन का ड्रॉप आउट रेट 0 है। ये होता क्या था कि गांव में मजदूरी के लिए उनके बच्चों को साथ ले जाना है तो स्कूल नहीं भेजते थे, 1 या 2-3 स्टैंडर्ड तक पढ़े और खेत में मजदूरी के लिए जेते जाते। इसीलिए लिटरेसी रेट जो होना चाहिए वो लिटरेसी रेट हमारे पास था नहीं। लेकिन आज ये ड्रॉप आउट कम हुआ, एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस हुआ, हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस हुआ। आज 100 में नहीं कितने गांव हैं जहां पे मिनिमम एजुकेशन कॉलेज तक हो, लड़का हो या लड़की हो, उस तक वहां तक हम पहुंचने की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में है, लेकिन कुछ ट्राइबल पॉकेट है, हमारे बॉर्डर एरिया के जो विलेजेस है वहां पे आज भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन ये मेजर इश्यू था ड्रॉप आउट होना,
जो कि बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, हायर एजुकेशन में नहीं जाते थे, लड़कियों को जो कॉलेज भेजने का जो ट्रेंड नहीं था, वो धीरे धीरे गांव में सुधर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि उनको थ्रू आउट इंग्लिश आ ही गया है, लेकिन मिनिमम एजुकेशन अब बेसिक मिनिमम एजुकेशन तक तो हम पहुंच रहे हैं, जो मैंने बहुत नजदीक से देखा है वो अब हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात आज हुई, बहुत ही पॉजिटिव बात हुई, और एक विश्वास हो रहा है कि भारत देश विकसित हो रहा है, उन्नत हो रहा है, और उसका भविष्य बहुत ही ब्राइट है। ये विश्वास आज हिमांशु भाई ने और अजीत भाई ने और आप सब ने दिला दिया। आप तीनों लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इसलिए मैं आप तीनों को धन्यवाद और आभारी हूं आप तीनों का सोहम चैनल की ओर से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दिशा निर्देश: कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करें, साबुन और पानी से हाथ साफ करें, छींकते वक्त नाक और मुंह ढकें, सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें।